आइए आज हम अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति को 1857 का गदर भी कहते हैं, इसको 1857 का विद्रोह भी कहते हैं और कई इतिहासकार इसको भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति की दृष्टि से प्रथम प्रयास भी कहते हैं। 1857 की जो क्रांति थी वह भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति की दृष्टि से यह प्रथम प्रयास था। ये सभी इतिहासकार नहीं मानते, कुछ इतिहासकार ही इसे मानते हैं। कई इतिहासकार इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और कई इतिहासकार इसको धार्मिक षड्यंत्र भी कहते हैं। और यह ऐसा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। हालांकि इस विद्रोह में जो सामंत वर्ग था या ये कहें जो जमींदार वर्ग था वो अंग्रेजों का पिट्ठू बना था, लेकिन जो सिपाही थे और जो आपके किसान थे, दस्तकार थे, वे लगभग 1.5 साल तक अंग्रेजों से इस विद्रोह में जूझते रहे। और यह विद्रोह कई मायने में महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि ये भारत के एक विशाल क्षेत्र में यह विद्रोह फैल गया था। यदि इसके क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो यह विद्रोह उत्तर में चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में यह बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक इसका क्षेत्रीय विस्तार था। और यदि इस विद्रोह के अंतिम परिणाम की बात करें कि इस विद्रोह के फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य पूर्णतः अंत हो गया। जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको अंग्रेजों ने कैद कर लिया और इनको रंगून भेज दिया और रंगून में इनकी कब्र अभी भी है। और दूसरा अगर महत्वपूर्ण परिणाम की बात करें, इसके तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हुआ और इसके बाद जो भारतीय शासन व्यवस्था की बागडोर ब्रिटिश क्राउन या महारानी के अंतर्गत आ गई। और इसके अलावा भारत में जो भारतीय शासन व्यवस्था की कमान थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में थी। उस गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया और भारत के प्रथम जो वायसराय बने वो बने थे आपके कैनिंग। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसकी बात भी कर लेते हैं कि इस समय जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और भारत और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाउंडस्टन थे और उस समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। अगर इन्हीं को हम ट्रिक के रूप में याद करें तो इसकी ट्रिक है कैनिंग के पापा का बीमा। कैनिंग के पापा का बीमा। तो कैनिंग से जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे और पापा से बनता है पहले पास से बनेगा प्रधानमंत्री और दूसरे पास से बनेगा आपका पाउंडस्टन। अर्थात प्रधानमंत्री कौन थे? पाउंडस्टन। और इसके बाद जो बीमा से बनेगा, बी से विक्टोरिया और मां से महारानी। तो जो विक्टोरिया थी वो उस समय महारानी थी तो बीमा से विक्टोरिया महारानी बना और पापा से बना प्रधानमंत्री कौन थे? पाउंडस्टन। और जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके कैनिंग। तो अब हम इसके दूसरे फेज की बात करते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसके राजनीतिक कारण भी थे, इसके आर्थिक कारण भी थे और इसके धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे। सबसे पहले हम इसके राजनीतिक कारणों की बात करते हैं। राजनीतिक कारणों में सबसे पहला जो कारण था वह वेलेजली की सहायक संधि थी। वेलेजली की सहायक संधि के तहत वेलेजली ने भारतीय नरेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। उनके राज्य में अपना रेजिडेंट स्थापित किया और उसके अलावा जो अपनी सेना थी उसका भरण पोषण का जिम्मा भारतीय नरेश को सौंप दिया। इससे अंग्रेज जो थे वो सेना के
जो फालतू खर्चे थे उनसे मुक्त हुई। और इसके तहत सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद को मजबूर किया कि वो सहायक संधि करे। और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था, और दूसरा इसमें मैसूर, और तीसरा और तंजौर, और उसके बाद इसके अलावा पेशवा, भोंसले इत्यादि जो शक्तियां थी उनको सहायक संधि के लिए अंग्रेजों ने मजबूर किया। इससे भारतीय राजा खुश नहीं हुए। इससे क्या हुआ, इससे एक फर्क ये भी पड़ा कि सहायक संधि के तहत जो अंग्रेजी सेना का खर्चे का वहन था वो भारतीय राजा को करना पड़ता था। इसके कारण उनके खर्चे इतने बढ़ गए कि उनको अपने जो निजी सेना थी उन सैनिकों को रिटायर करना पड़ा। इससे जो आम जनता थी, जो सैनिक थे, वो भी अंग्रेजों के शत्रु बन गए। फिर दूसरा कारण था आपका डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसके तहत इन्होंने जो गोद लेने की जो प्रथा थी, अर्थात यदि कोई राजा निसंतान मारा जाए या उसके कोई पुत्र न हो, वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना अपना दत्तक पुत्र खुद नहीं चुन सकते थे, और उसका दत्तक पुत्र उस साम्राज्य की बागडोर नहीं संभाल सकता था, और कुल मिलाकर उस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य मिला लिया जाता था। डलहौजी ने इस साम्राज्यवादी नीति के तहत कई जो राज्य थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, जैसे इसके तहत सतारा, जयपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी जैसे शक्तिशाली राज्यों को अपने साम्राज्य मिलाया। इन राज्यों को मिलाने के कारण उस वहां की जो जनता थी वह ब्रिटिश शासन की या ब्रिटिश साम्राज्य की कट्टर दुश्मन बन गई। इसके अलावा यही चीज अवध के साथ भी थी। अवध के साथ भी भेदभाव हुआ, और अंग्रेजों ने अवध के जो राजा थे वाजिद अली शाह, उन पर यह आरोप लगा दिया कि आप अपने शासन को चलाने में सक्षम नहीं है, और आपके शासन के कारण आपकी जनता खुश नहीं है। और वाजिद अली शाह पर यह आरोप लगा दिया कि आप अपने शासन को चलाने में सक्षम नहीं है, कुल कुशासन का। लखनऊ को तो अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया, लेकिन जो लखनऊ था, लखनऊ की जो जनता थी वह वाजिद अली शाह के कार्यों से खुश थी। जनता अपने राजा को बहुत चाहती थी, और लेकिन जो साम्राज्यवादी डलहौजी था उसने लखनऊ पर या अवध पर कुदृष्टि डाली थी। वो चाहता था कि लखनऊ ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाए। वो हमेशा कहता था कि लखनऊ या अवध एक गिलास फल के समान है। गिलास फल जिसको इंग्लिश में चेरी फल कहते हैं। ये ऐसा गिलास फल है जो हमारे मुंह पे आ गिरेगा और हम उसको खा लेंगे। तो कुल मिलाकर जो डलहौजी था वह लखनऊ को चेरी फल या गिलास फल की संज्ञा देता था, और उसे हड़पने की नई नई तरकीबें सोचने लगा। और लेकिन जब कोई भी तरकीब काम नहीं आई, उसने लखनऊ के राजा वाजिद अली शाह पर झूठा आरोप लगाया कुशासन का। इसी प्रकार से जो भेदभाव की जो नीति थी वह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के प्रति भी थी। बहादुर शाह जफर के साथ उनने भेदभाव किया, और उनको एलनबरो के समय बहादुर शाह को जो नजरें या भेंट देने की परंपरा थी वो बंद कर दी गई, और उनको मजबूर ये किया गया कि आप लाल किला छोड़ दें और अपना बोरा बिस्तरा समेटकर जो मेहरौली कुतुब मीनार के समीप रहें। तो इसके अलावा जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी पेंशन भी अंग्रेजों ने छीन ली, और उनसे बिठुर की जागीर को भी छोड़ने को कहा। इस प्रकार के जो कई राजनीतिक कारण थे, और साथ ही साथ यदि हम बात करें सामाजिक कारणों की, उस समय अंग्रेज कई प्रकार से समाज सुधार कर रहे थे। जैसे आप लगाइए कि सती प्रथा का अंत कर दिया था बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में, और दास प्रथा का भारत से अंत हो गया था, और इसी प्रकार से 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिल गई। हालांकि ये कार्य आज की दृष्टि से और सामाजिक सुधार के इससे महत्वपूर्ण थे, लेकिन
जो भारतीय थे, जो परंपराओं में जीने के आदी थे, उनको अंग्रेजों का एक कारनामा पसंद नहीं आया और उन्होंने अंग्रेजों को समाज का दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ एक प्रकार का विद्रोह करने की ठान ली थी। और इसके अलावा धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारणों में उस समय क्या था, उस समय 1 जनवरी 1857 में अंग्रेजों ने एक नई बंदूक का आविष्कार किया था। उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। पहले ब्राउन वेस्ट नाम की गन हुआ करती थी, लेकिन बाद में एनफील्ड नामक जो राइफल थी वो आई। और इस एनफील्ड राइफल की एक विशेषता थी, इसमें जो कारतूस भरे जाते थे उस कारतूसों को खोल से निकालते हुए उसमें चर्बी लगी होती थी और सैनिक को उस चर्बी को दांतों से काटते हुए उसको कवर से निकाल के उसको बंदूक के अंदर भरना पड़ता था। और एक भ्रांति उस समय यह फैल गई थी कि अंग्रेजों ने जो चर्बी वाली जो कारतूस है उसमें जो खोल है, जो कवर जिस कवर में है, वह गाय और सूअरों की चर्बी से ये कारतूस की पैकिंग की है। और इससे भारत के लोग और जो हिंदू और मुसलमान थे वो उनके लिए दोनों को यह मंजूर नहीं था और दोनों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची कि उन्हें लगा कि अंग्रेज हमारी धार्मिक भावना से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार से सैनिक भेदभाव भी था, क्योंकि जो फैसिलिटी अंग्रेज सैनिक को सेना मिलती थी वो फैसिलिटी भारतीय सैनिकों को नहीं मिलती थी और उनको भत्ते कम मिलते थे, उनकी तनख्वाहें कम थी मुकाबले में अंग्रेज सैनिकों की। इस प्रकार कई कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह फैला। इसके बाद आर्थिक कारणों की बात करते हैं। आर्थिक कारणों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था उसका मूल उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना और अधिक से अधिक लाभ कमाना। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को एक उपनिवेश के रूप में स्थापित कर लिया था और इस उपनिवेश का उद्देश्य था अंग्रेजों को अधिक से अधिक लाभ देना। इसके तहत अंग्रेजों ने अपनी भेदभावपूर्ण आर्थिक नीति के तहत सबसे पहले भारत के उद्योगों पर प्रहार किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत था वो प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का केंद्र रहा और यहां पर कॉटन जो था वह पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस था। लेकिन अंग्रेजों ने जो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, वहां पर कपड़ों के उत्पादन में बाढ़ आ गई। अब अंग्रेजों ने कूटनीतिक ढंग से एक पॉलिसी लाई। उसने भारत का जो सूती कपड़ा था वह इंग्लैंड जो जाता था उस पर इतने अधिक टैक्स लगा दिए वो कपड़ा वहां जाकर भारी दामों में बिकने लगा। उसके दाम बढ़ गए तो उसके खरीदारों में भी कमी हो गई। और वहीं ब्रिटेन में बना जो कपड़ा था वह भारत में लाने के लिए उस पर जो आयात शुल्क था उसमें काफी कटौती कर दी और इससे इंग्लैंड का जो कपड़ा था, जो कारखानों का कपड़ा था, वह काफी सस्ता हुआ और भारत के लोग इस कपड़े को अधिक खरीदने लगे और इससे भारतीय सूती कपड़ा बिकना बंद हो गया, क्योंकि भारतीय सूती कपड़ा काफी महंगा था। और बाजार का नियम भी है, बाजार में यदि कोई वस्तु सस्ती बिकती है, चाहे वो चाइनीज माल हो चाहे वो ब्रिटिश माल हो, जो एक उपभोक्ता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं चीजें खरीदूं तो वो कितनी सस्ती हो। और क्योंकि भारत में गरीबी थी और जो गरीब लोग थे उनको जो कपड़ा था वो सस्ता मिला था और इसलिए उन्होंने भारतीय कपड़े, सूती कपड़े को खरीदना बंद कर दिया और ब्रिटिश
जो कपड़ा था उसको ज्यादा से ज्यादा वो परचेज करने लगे। तो इसमें मैंने एक किताब थी उसमें पढ़ा, इसमें कार्ल मार्क्स ने एक जगह लिखा था। कार्ल मार्क्स कहते थे कि वह प्रथम अंग्रेज घुसपैठिया था जो सूती वस्त्रों की माता कहलाने वाली भारत के भूमि में घुसे और घुसकर उसने उसके चरखे तोड़ डाले। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों ने भारत के कुटीर उद्योगों पर प्रहार किया। जो भारत कुटीर उद्योग के द्वारा अपने घरेलू उद्योगों के द्वारा विश्व लेवल पर फेमस था, उसके उद्योगों को अपने लाभ के लिए या ब्रिटिश जो उत्पादन था उसको बेचने के लिए भारतीय कुटीर उद्योग का उन्हें अंत कर डाला। दूसरी बात थी, उस समय जो भूमि व्यवस्था थी और भूमि व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त और मद्रास बेल्ट में उन्होंने 1920 से 22 के बीच रैयतवाड़ी प्रथा और पंजाब और उत्तर भारत में उन्होंने महलवाड़ी जो भूमि व्यवस्था की स्थापना की। लेकिन इन भूमि व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों का अधिक से अधिक लाभ था और इससे भारतीय किसानों की कमर टूट गई और भारत के लोग अंग्रेजों का लगान चुकाते चुकाते परेशान हो चुके थे और लगान की दर बहुत अधिक थी। तो अंग्रेजों के इस प्रकार के जो भेदभाव आर्थिक पॉलिसियां थी, आर्थिक नीतियां थी, उससे भारत के लोग दुखी हो गए। इसके अलावा उस समय भारत में अकाल पड़े। अकाल के समय भी अंग्रेजों ने बेदर्दी से भारतीय किसान को जो कर थे उसमें छूट नहीं दी, बल्कि अधिक से अधिक उनसे वसूली की। तो इस प्रकार की अंग्रेजों की लूट खसोट और जो भेदभाव पूर्ण आर्थिक नीतियां थी उससे भी 1857 की क्रांति को बढ़ावा मिला। और उस समय कई अंधविश्वास की चीजें भी समाज में पनप रही थी। अंग्रेजों ने भारत में रेल तार की व्यवस्था शुरू की थी। आपको पता है डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 में रेल चली थी और उसी डलहौजी के समय उसमें तार व्यवस्था की भी स्थापना हुई। लेकिन जो भारत के लोग थे उनके अंदर एक प्रकार की भ्रांतियां फैलने लगी। भारत के लोगों को यह लगने लगा कि जो अंग्रेज हैं वह इन रेल या तार को हमें सजा देने के लिए इसकी स्थापना की। यदि हमने अंग्रेजों के खिलाफ मुंह खोला या उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद की तो अंग्रेज हमें अपनी रेलगाड़ियों के नीचे कुचल देंगे और अपने जो तार के खंभे उन्होंने स्थापित किए हैं उनमें हमें टांग देंगे। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ।